Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब हम देख रहे हैं इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर के भी एंड तक हम पहुंच चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हम करेंगे इसकी समरी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सॉल्व करेंगे इसके कुछ पीवाईक्यूज अलोंग विद द पीवाईक्यूज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। लेट्स स्टार्ट। Many nitrogenous containing substances, ions, CO2, water, etc. that accumulate in the body have to be eliminated. बहुत सारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं और साथ साथ में आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं। जो चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, जो चीजें वेस्ट हैं, जिन्हें हम बहुत ज्यादा इकट्ठा करके नहीं रख सकते, उन सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट आउट होना जरूरी है। नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन vary among the animals, mainly depending on the habitat availability of water. अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा, फिर उसके बाद में एनिमल्स जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा एलिमिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है उन एनिमल्स के हैबिटेट पर, और हैबिटेट में भी डिपेंड करता है कि उन एनिमल्स के पास में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास वाटर ज्यादा अवेलेबल होगा वो ऑर्गेनिज्म अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकता है। मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ अगर वाटर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म यूरिया का एलिमिनेशन करेगा, और अगर लीस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा तो वो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड। Protonephridia, nephridia, Malpighian tubules, green glands and the kidneys are the common excretory organs in animals. ये सारे हैं common excretory organs. They are not only eliminate nitrogenous waste but also helps in the maintenance of ionic and acid base balance of our body fluid. ये organ सिर्फ excretion नहीं करते हैं बट साथ साथ में हमारी बॉडी में आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखने में भी हेल्प करते हैं। दैट इज दे हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। किसमें हेल्प करते हैं ये? ऑस्मोरेगुलेशन में ये ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। In humans, the excretory system consists of one pair of kidney, one pair of ureter, urinary bladder and urethra. ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं। Each kidney has over a million tubular structure called as nephron. हर किडनी में millions of structures present होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। Nephron is the functional unit of kidney and has two portions, glomerulus and renal tubule. Nephron एक tubular structure है जिसमें दो parts होते हैं, glomerulus and renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed from efferent arteriole, fine branches of renal artery. Glomerulus किससे बना है? efferent arteriole से बना है, और efferent arteriole किसका पार्ट है? This is the part of the fine branches of the renal artery. The renal tubule starts with a double-walled Bowman's capsule and further differentiated into proximal convoluted tubule, Henle loop and distal convoluted tubule. Renal tubule जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के बाद में फिर आएगा पीसीटी, पीसीटी के बाद में आएगा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में आता है इसमें डीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट, the DCTs of many nephron join to a common collecting duct, many of which ultimately open into the renal pelvis through the medullary pyramid. अब बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी होते हैं वो डीसीटी ओपन होते हैं इनटू दी कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फाइनली ओपन होती है इनटू दी रीनल पेल्विस। कहां गया? यस, वो ओपन होती है इनटू द रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस के थ्रू ओपन हो जाएगी इनटू द मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्लियर? The Bowman's capsule encloses the glomerulus to form the Malpighian or renal capsule, corpuscle. Bowman's capsule double shaped, double walled cup like structure, उसमें प्रेजेंट होता है glomerulus. तो glomerulus प्लस Bowman's capsule ये दोनों मिलकर बनाते हैं Malpighian corpuscle और कॉल्ड एज रीनल कॉर्पस्कल। बच्चों यहाँ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से कंफ्यूज नहीं होना है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो कॉकरोच का पार्ट है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और मेल्फिजियन कॉर्पस्कल या मेल्फिजियन बॉडी जो है वो ह्यूमन बींग्स की किडनी के
नेफ्रॉन का पार्ट है। क्लियर है? नाउ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. Very important point, filtration is a non-selective process performed by glomerulus using the glomerular capillary blood pressure. ठीक है, glomerular capillary blood pressure की हेल्प से फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन एक प्रकार की नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। इसे क्या हो रहा है? यस, फिल्ट्रेशन कैसी प्रोसेस है? एक प्रकार की नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। About 1200 ml of blood is filtered by the glomerulus per minute to form 125 ml of filtrate in the Bowman's capsule per minute. 125 ml of the filtrate by the Bowman's capsule, this is called as the GFR, glomerular filtration rate. और glomerular filtration rate कितनी है? 125 ml per minute, 180 liters per day. Next, JGA is a specialized portion of the nephron. JGA is the specialized portion of the nephron, plays a significant role in the regulation of GFR. JGA जो है वो GFR के regulation में एक significant role play करता है by renin, angiotensin, aldosterone system. क्योंकि JG cells are present in the afferent arteriole और वो cells secrete करते हैं renin जो कि RAS mechanism के through किडनी का function regulate करवाता है। Nearly 99% reabsorption of the filtrate takes place through the different parts of the nephron. Nephron के अलग-अलग पार्ट से 99% filtrate का reabsorption हो जाता है। PCT is the major site of the reabsorption and selective secretion. PCT reabsorption और selective secretion दोनों की major site है। Point to be noted is that reabsorption is also selective and tubular secretion is also selective. But ultrafiltration is non-selective. Random process होती है ultrafiltration. Henle loop primarily helps to maintain the osmolar gradient from 300 milliosmoles to 1200 milliosmoles within the kidney interstitium. DCT and collecting duct allows the extensive reabsorption of water and certain electrolytes which helps in osmoregulation. कौन help कर रहा है water और ions के reabsorption में? DCT and CD helps in extensive reabsorption of water and ions to maintain the osmoregulation. Hydrogen, potassium and ammonia could be secreted into the filtrate by the tubules to maintain the ionic balance and pH of the body fluid. What is the function of tubular secretion? क्यों करवाया जाता है tubular secretion? Tubular secretion का main function होता है to maintain the ionic balance and pH balance of the body fluid. A counter current mechanism operates between the two limbs of the loop of Henle and those of the vasa recta. Counter current exist करता है between the two limbs of the loop of Henle and vasa recta, capillary parallel to the Henle loop. The filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb, but it is diluted by the ascending limb. Filtrate जो है जो नीचे की तरफ में मूव करता है उसकी वजह से फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है और जब ऊपर की तरफ में जाता है तब फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन घट जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया आर रिटेन्ड इन द इंटरस्टिशियम बाय दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया जो है इंटरस्टिशियम में रिटेन रहते हैं, इंटरस्टिशियम का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं और उस इंटरस्टिशियम का कंसेंट्रेशन बढ़ाकर वो यूरिन का फॉर्मेशन करवाते हैं, कंसेंट्रेशन करवाते हैं और यूरिन का कंसेंट्रेशन होता है 4 times more than the initial filtrate. Next, about this arrangement, DCT and collecting duct concentrate the filtrate about 4 times, that is from 300 milliosmoles per liter to 1200 milliosmoles per liter. An excellent mechanism of conservation of water. This is the excellent mechanism for conservation of water, and which mechanism? Counter current mechanism is the excellent mechanism for the conservation of water. Urine is stored in the urinary bladder till the voluntary signals from the CNS carried out to its release through the urethra. तो इसीलिए हमने बोला था कि जो न्यूरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यूरिन बाहर रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस, एंड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस आर वॉलंटरी इन नेचर. ठीक है, तो जब तक यहाँ पर सीएनएस के थ्रू वॉलंटरी सिग्नल नहीं आ जाता तब तक यूरिन जो है वो होल्डेड रहेगी बॉडी के अंदर, और जब सिग्नल आ जाएगा तब यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द मिक्चुरेशन.
Skin, lungs and liver also assist in excretion, and these are the other excretory organs which helps in the excretion of certain substances. क्लियर है बच्चों? तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, समरी भी हमने अच्छी तरीके से देख ली है। आई होप आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। पहले हम बॉडी फ्लूइड के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे विद द पीवाईक्यूज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चलिए देखें, following are the stages of pathways for the conduction of an action potential through the heart। पाथवे हमें बताना है कि हार्ट के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होता है वो किस तरीके से हो सकता है। देखो बच्चों, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। हम एसए नोड से फिर सिग्नल जाता है एवी नोड से पहुंचता है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से पहुंचेगा परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, देखो एसए नोड हो गया फर्स्ट वाला, एवी नोड हो गया सेकेंड वाला। एवी नोड से अराइज होता है एवी बंडल, फिर उसके बाद में बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस के बाद में परकिंजे फाइबर्स। तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा ई, सी और ए, है ना। ई, सी और ए ढूंढते हैं हम, ये ई, सी, ए, डी, बी, ये वाला आ गया हमारा इसका आंसर। क्लियर है? अभी रिसेंट का क्वेश्चन है बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, मैच द कॉलम हमें करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इओसिनोफिल जो है, इओसिनोफिल का हम लगा देंगे यहाँ पर 2 to 3% होता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं ओनली 20 to 25%। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं, और मोनोसाइट्स जो है वो 6 to 8% होते हैं। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा ए का ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। तो ए का ऑप्शन सेकंड 2 में दिया हुआ है। बी का ऑप्शन आ रहा है हमारा थर्ड, ये भी 2 में दिया हुआ है। सी का ऑप्शन आ रहा है हमारा फोर्थ, तो ये इसमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा सी। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। करेक्ट बताएंगे हम। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBCs, बिल्कुल गलत, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट तो न्यूट्रोफिल होते हैं। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये सही है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, ये भी बिल्कुल सही है। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये गलत है, क्योंकि बेसोफिल का न्यूक्लियस तो ट्राइलोब्ड होता है। बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ये गलत है। ठीक, तो करेक्ट स्टेटमेंट में कौन से हमारे बी एंड सी? तो बी एंड सी ओनली आर करेक्ट। ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स, मैच द कॉलम। फाइब्रिनोजन इज हेल्पिंग इन अ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ये ब्लड क्लॉट करवाने वाला प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करवाने वाला है। एल्ब्यूमिन जो है, सो सॉरी, ग्लोब्यूलिन ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं, यस, ग्लोब्यूलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करने वाला है, और एल्ब्यूमिन हेल्प करता है इन दी ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक, तो फर्स्ट का आ जाएगा हमारा सेकेंड, और एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। ग्लोबुलिन्स का ऑप्शन हमने कर दिया थर्ड, और एल्ब्यूमिन वाले का हमने ऑप्शन बता दिया फर्स्ट। क्लियर बच्चों? तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Adult human RBC are enucleated. Which of the following statement are more appropriate for the explanation for this feature? Enucleated है, तो enucleated क्यों है इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट फीचर क्या होगा? They don't need to reproduce. रिप्रोडक्शन नहीं करना है इसलिए enucleated है, ऐसा तो नहीं है। They are somatic cells, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। They do not metabolize, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। All their internal space is available for the oxygen transportation, ये बिल्कुल सही है। बच्चों हमने देखा था कि आरबीसी को पूरा खाली किया गया था, और पूरा खाली क्यों किया था? उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। और सरफेस एरिया बढ़ाकर क्या करना था? सरफेस एरिया इंक्रीज करके उसमें हीमोग्लोबिन हम फिल करते, और हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवा सकता है। तो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों इसका डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Person with blood group AB is considered as a universal recipient because he has both antigen A and B on the RBC but no antibodies in the plasma. सही लग रहा है ये, बाकी के ऑप्शंस भी रीड करते हैं। Both A and B antibodies in the plasma.
ए एंड बी एंटीबॉडी है इसकी वजह से नहीं, ए एंड बी एंटीजन है इस वजह से। नो एंटीजन ऑन दी आरबीसी, एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट है। बोथ ए एंड बी एंटीजन इन दी प्लाज्मा, प्लाज्मा में एंटीजन नहीं हो सकता, तो बच्चों हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, ए। क्लियर, एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के सरफेस पर, बट नो एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, देयरफॉर AB is universal recipient. Globulins contained in human blood plasma are primarily involved in, globulins जो कि प्रोटीन होते हैं, they are primarily involved in the defense mechanism of the body. Globulins मतलब हमारी antibodies, ठीक है। The most popularly known blood grouping is the ABO grouping. It is named ABO and not ABC because O in it refers to having. O मतलब क्या है, नो एंटीजन ए एंड बी ऑन दी सरफेस। ओ मतलब कोई एंटीजन नहीं है यहाँ पर, देयर इज जीरो एंटीजन एंड जीरो रिजेंबल्स विद दी ओ, देयरफॉर वी कॉल दिस एज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका बच्चों सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही क्या है। लिम्फ इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस WBC। लिम्फ में प्लाज्मा है, आरबीसी है और WBC है। ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स, ये सही लग रहा है क्योंकि लिम्फ में आरबीसी तो होती ही नहीं है, लिम्फ तो कलरलेस चीज होती है। प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, नहीं, प्लाज्मा इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हट जाएंगे तो ये गलत हो गया। सीरम इज इक्वल्स टू ब्लड माइनस ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन, नो, सीरम इज ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी। ब्लड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस WBC प्लस प्लेटलेट्स। मैच द कॉलम। पी वेव, पी वेव शो करती है हमें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब ए का हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये शो करता है हमें डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब बी वाले का हो गया सेकेंड। टी वेव रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब ये हो गया हमारा थर्ड वाला। एंड टीपी गैप, हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, मतलब टी वेव से लेकर पी वेव तक का जो पोर्शन होता है दैट शोज जॉइंट डायस्टोल। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा इसमें 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1, ये आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, अगेन मैच द कॉलम। P wave represents the depolarization of atria, QRS complex represent the depolarization of ventricle, तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। T wave represents the repolarization of ventricles, ये हो गया हमारा C, and end of T wave represent the end of systole, ये हो गया हमारा D। तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा हमारा 3, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 4 और फिर हो जाएगा हमारा 2, तो 3, 1, 4, 2 मैच करेंगे, 3, 1, 4, 2, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है हमारे PYQs के। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, मेरे साथ पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो है वो आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, P wave represents depolarization of ventricle, ठीक है। Q wave represent, I think क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, लेट्स स्किप दिस। नेक्स्ट, which one of the following statement is correct, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें देखना है। The atrioventricular node generates an action potential to stimulate the atrial contraction. Atrioventricular node action potential को जनरेट करता है to stimulate the atrial contraction, नहीं, ये तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ऐसे नोड के थ्रू होती है। The tricuspid and bicuspid valves opens due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. Tricuspid और bicuspid valve open क्यों होते हैं? Due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of atria. Atria के contract होने के पहले ही वो तो open रहते हैं, है ना? Blood moves freely from atrium to the ventricles during the joint diastole. ये बिल्कुल सही है। Increased ventricular pressure causes the closing of semilunar valve. Increased ventricular pressure causes the opening of semilunar valves. तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा C। नेक्स्ट, P wave represents, देखो बच्चों ये PYQs है, PYQs में ECG पर से कितने बार क्वेश्चन आया है। P wave represents the depolarization of atria, है ना।
P wave represents the depolarization of atria. ये यहां तक आएगा और यहां पर आएगा reduction in the size of T wave. ठीक है, तो मतलब A का हो गया हमारा 4, तो A का 4 यहां दोनों के पास में है. QRS complex represent the depolarization of ventricle, यहां पर भी दोनों है. T wave represents the repolarization of ventricle, तो ये आ गया सेकेंड हमारा. And reduction in the size of P wave, reduction in the size of P wave represents the repolarization of atria, no coronary ischemia. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसमें हमारा ये वाला. रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, डी का अपन मैच करें थर्ड के साथ में बच्चों, तो ये आ जाएगा. टी वेव अगर रिड्यूस होती है तो दैट शोज कोरोनरी इस्चीमिया, मतलब हमारे हार्ट की मसल्स को ठीक तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है. ठीक है, चलिए मैच द आइटम्स. ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, तो थर्ड का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, है ना. बाइकस्पिड वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि हो गया ये. फिर उसके बाद में सेल्युलर वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी यहां पर आएगा, तो 312 ये आ गया हमारा ऑप्शन. ठीक है, सो सिंपल. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during the each cardiac cycle. The second sound in the heart is when. Second हार्ट साउंड क्यों आता है? सेमिलुनर वॉल्व की क्लोजिंग के लिए. ढूंढे सेमिलुनर वॉल्व्स कहाँ है? ये रहा. सेमिलुनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट अगेन ईसीजी से क्वेश्चन है ना. तो इसमें हमें क्या बताना है? गिवन बिलो द ईसीजी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग व्हिच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो. तो यहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 1 कंप्लीट पल्स बताता है, ये बिल्कुल सही है. पीक टी इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, नो. पीक पी एंड आर टुगेदर सिस्टोल एंड डायस्टोल, नो. पीक पी इनिशिएट्स द इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, नहीं, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ए. QRS shows the 1 complete pulse. If due to some injury the chordae tendineae of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, किसी इंजरी की वजह से अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व की जो कॉर्डी टेंडिनी है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? The flow of blood into the aorta will slow down. ट्राइकस्पिड का aorta से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ट्राइकस्पिड जो है वो तो राइट वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं. The pacemaker will stop working. The blood will tend to flow back into the left atrium. The flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. ये हो सकता है the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced, क्योंकि कॉर्डी टेंडिनी अगर इंजर्ड हो गई है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पाएगा. राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड नहीं आ पाया तो वो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, द कार्डियक पेसमेकर इन द पेशेंट फेल्स टू फंक्शन नॉर्मली. जो कार्डियक पेसमेकर है वो किसी पेशेंट में नॉर्मली काम नहीं कर रहा है. द डॉक्टर्स फाइंड दैट एन आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम. It is likely that it will be grafted at the site of. उसे कहां पर ग्राफ्ट किया जाएगा? At the site of sinoatrial node. जहां पर ऐसे नोड लगा हुआ होगा वहां पर उसे अपन ग्राफ्ट करेंगे. ठीक है. Next, the hepatic portal vein drains blood to the liver from. hepatic portal vein कहां से कहां तक ब्लड को लेकर जाती है? From the small intestine to the liver. तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? intestine. Yes. Blood pressure in the pulmonary artery is more than that of the pulmonary vein, less than that of the vena cava. Pulmonary vein से तो ज्यादा होता है उसमें, less than that of the vena cava. Vena cava से कम नहीं होता है ना. Same as that in the aorta and more than that in the carotid artery. हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, more than that of the pulmonary vein. Pulmonary vein से ज्यादा. अब A to D हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें. देखिए हम A to D हमें क्या बता रहा है यहाँ पर. A वाला जो ऑप्शन है ये कहां से कहां तक आ रहा है? लंग से लेकर लेफ्ट एट्रिया तक आ रहा है, मतलब दिस इज अवर पल्मोनरी वेन. B जो है ये शो कर रहा है हमें अयोर्टा. C जो है ये शो कर रहा है हमें वेना कैवा.
और फोर्थ वाला जो है ये बन जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन आयोर्टा, पल्मोनरी वेन हो गया। टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, नो। देखिए अब सी वेना केवा हमने मार्क किया है, टेक्स द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट एट्रिया, PCO2 इज 45 mmHg, ये बिल्कुल सही है। डी डॉर्सल अयोर्टा है, नहीं, डी डॉर्सल अयोर्टा नहीं है। बी पल्मोनरी आर्टरी है, बी पल्मोनरी आर्टरी भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बच्चों ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, yes, the figure shows the blood circulation in the humans with the labeling A to D. Select the option which gives the correct identification. देखते हैं अब। yes, capillary thin without the muscles, B जो है वो हमें शो कर रहा है कैपिलरीज को। yes, capillaries thin होती है without muscle layer and walls two cell layers thick. C जो है वो veins को शो कर रहा है हमें। C veins को शो कर रहा है क्या? वेन्स का ल्यूमेन ब्रॉडर होता है, ठीक है, वेन्स को शो कर रहा है। थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इन जर्की एंड स्पर्ट्स, ये गलत है। डी पल्मोनरी वेन शो कर रहा है, ठीक है, टेक्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, PO2 इज 95 mmHg, ये बिल्कुल सही है। ये लंग से आने वाली ब्लड वेसल है जो लेफ्ट एट्रिया तक ब्लड को लेकर जा रही है, ये हो जाएगी हमारी पल्मोनरी वेन जो टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, PO2 दैट इज 95 mmHg। और ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये आर्टरी। थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इवनली, ब्लड इवनली फ्लो नहीं होता, ब्लड इसमें जर्की फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? पैरासिम्पैथेटिक हार्ट की वर्किंग को कैसे अफेक्ट करता है? रेड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, रेड्यूस कर सकता है, इस ऑप्शन को अपन होल्ड पर रखते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करवाता, बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, हार्ट रेट डिक्रीजेस बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, गलत। पहला वाला ही ऑप्शन हमारा सही है, इसमें हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को ये डिक्रीज करवा देता है। Which one of the following statement is correct regarding the blood pressure? 130 to 90 mmHg is considered as the high and requires treatment, बिल्कुल सही। 100 to 55 is considered as ideal blood pressure, no, ideal blood pressure तो 120 to 80 mmHg होता है। 105 to 50 mmHg makes one very active, 190 to 110 may harm the vital organs like brain and kidney। देखिए है तो सही वैसे ये भी, बट हमारी बुक के अकॉर्डिंग 130 to 90 वाला जो ऑप्शन है ये ज्यादा हमारे लिए करेक्ट होगा। ये बहुत ज्यादा हायर ब्लड प्रेशर हो जाएगा जो हमें काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है बच्चों, यस, अब हम आ जाते हैं इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच शोज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द एनिमल्स। देखिए अब लेबियो जो है ये ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ फिश, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा। अब लेबियो जो है वो फिश है, बट ये बोनी फिश है। बोनी फिश जो है उसमें अमोनिया तो प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स इसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, किडनीज प्रेजेंट होंगी। सेलेमेंडर किडनी प्रेजेंट होती है, यूरिया, सेलेमेंडर इज अ एम्फीबियन, इसे होल्ड पर रखते हैं। एंड पीकॉक इज अ बर्ड, ये गलत हो गया। हाउस फ्लाई रीनल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यूरिक एसिड। हाउस फ्लाई तो मस्कीटो, इंसेक्ट है, इंसेक्ट में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो हमारा बच्चों करेक्ट ऑप्शन निकल आएगा इसमें बी, सेलेमेंडर किडनीज प्रेजेंट होंगी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा इसका यूरिया। यस, नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट or categorization of the 6 animals according to the type of nitrogenous waste? Pigeon or humans, aquatic, amphibia and lizard। अमोनोटैलिक में pigeon and humans आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है ये, है ना। फिर उसके बाद में अमोनोटैलिक में frog and lizard, ये भी बिल्कुल गलत है। अमोनोटैलिक में aquatic amphibia, ये सही है। यूरियोटेलिक में frog and animals, ये भी ठीक है। यूरिकोटेलिक में pigeon, lizard and cockroach, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन चेक करें, aquatic amphibia cockroach is not a ureotelic, option C। ठीक है, the principal nitrogenous excretory compound in human is synthesized। principal nitrogenous excretory compound is urea, synthesize कहां होता है, लिवर में।
एंड इज ऑल्सो एलिमिनेटेड बाय द सेम, नहीं लिवर के थ्रू एलिमिनेट नहीं होता है, दिस इज एलिमिनेटेड थ्रू द किडनी। ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? डी। गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट, असर्शन रीजन है nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in cortex and medulla। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Juxtamedullary nephrons have short loop of Henle, whereas cortical nephrons have longer loop of Henle। ये गलत है। Assertion is true, but the reason is false। ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा ए। नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑप्शंस हमें बताने इसमें कौन सी चीज क्या है। ए एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी हमारी एड्रीनल ग्लैंड। फिर उसके बाद में बी थोड़ा क्लियर नहीं है, यहां से अपन देखते हैं इसे। यस, सी वाला जो पोर्शन है वो मेड्यूला है, इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेनिंग द कंप्लीट नेफ्रॉन। D is cortex, D वाला पोर्शन cortex, outer part of the kidney, does not contain any part of the nephron। ये गलत हो जाएगा हमारा, कोई भी part of nephron present नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Adrenal gland located at the anterior part of kidney secretes catecholamines which stimulate glycogen breakdown। ये सही है। B is renal pelvis, broad funnel shaped space inner to the hilum directly connected to the loop of Henle। ये बिल्कुल गलत है। अब अपन देखते हैं, देखिए बी और डी तो हमने गलत कर दिया है, अब सी और ए को देख लेते हैं। ए तो सही लग रहा है, सी कैसे गलत है? मेड्यूला, इनर जोन ऑफ द किडनी एंड कंटेन्स कंप्लीट नेफ्रॉन। कंप्लीट नेफ्रॉन नहीं, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं इसमें, तो बच्चों सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? ए। क्लियर? डायग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी हमें, अगर थियोरी हमें अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। Next, choose the correct statement given below regarding the juxtamedullary nephron। Juxtamedullary nephron are nephrons located in the column of Bertini। False। Renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla। Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep inside the medulla। बिल्कुल सही ऑप्शन सी। Juxtamedullary nephrons outer juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons, ये गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है कि इनमें जो लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप इनसाइड द मेडुला में रन करता है। दो स्टेटमेंट्स है, देखें। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल गलत, ऑपोजिट सिचुएशन होती है। The proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area। brush border epithelium है but simple cuboidal होगी, है ना। Both the statement 1 and 2 are false। Option B। ठीक बच्चों। Next, ascending limb of loop of Henle is permeable to water and allows the transportation of electrolytes actively or passively। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है। डाइल्यूजन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेड्यूलरी फ्लूइड। डाइल्यूजन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट जो है वो डाइल्यूट होता है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इफ्लक्स मतलब बाहर आना, इनटू द मेड्यूलरी फ्लूइड। अब दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही है। और असेंडिंग लिम्ब जो है वो लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू द वाटर which allows the transportation of electrolytes actively or passively। और रीजन इसका क्या दिया हुआ है? रीजन इसका दिया हुआ है कि ये इसलिए अलाउ कर सकता है क्योंकि यहां पर जब इफ्लक्स होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का तो उसकी वजह से डाइल्यूजन होता है। तो बच्चों असर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए है क्योंकि डाइल्यूजन करवा रहा है वो, और डाइल्यूजन क्यों पॉसिबल है फिल्ट्रेट का? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का इफ्लक्स होता है और ऊपर जाने के साथ में फिल्ट्रेट जो है उसका कंसेंट्रेशन कम होता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसमें सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? The descending limb of loop of Henle is permeable to water, sorry, impermeable to water, ये गलत हो जाएगा। Ascending limb of loop of Henle is permeable to water,
Descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes and ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. ये वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी. Which of the following correctly explains? Podocytes create minute spaces, slit pores for the filtration of the blood into the Bowman's capsule. ये सही है. Loop of Henle most reabsorption of major substances नहीं. GCT reabsorption of potassium ion नहीं. Efferent arteriole carries the blood away from the glomerulus, ये भी नहीं. ऑप्शन हमारा कौन सा? ए. Which one of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine? Concentrated urine बनाने के लिए क्या सही है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तो कंसंट्रेटेड यूरिन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो फिल्ट्रेशन का काम करवाएगा. लो लेवल ऑफ एडीएच हाई होना चाहिए, तभी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा. मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलारिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी एंड सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, ये भी नहीं. ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी. हाइपर ऑस्मोलारिटी अगर मेड्यूला में मेंटेन करके रखेंगे तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और यूरिन का कंसंट्रेशन हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 13. अरेंज द इवेंट्स ऑफ द रास मैकेनिज्म. एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स, ठीक है. एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन. फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर फॉल होगा जिसकी वजह से ए हो जाएगा यहां पर, है ना. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड देन एंजियोटेंसिन सेकंड. देखो बच्चों, तो हमने क्या बता दिया, जीएफआर में फॉल हुआ, एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स एंड रिलीज ऑफ रेनिन. रेनिन जैसे ही रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन और जेन को कन्वर्ट करवा देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड सेकंड. सेकंड एक्टिवेट्स एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो ये हो जाएगा बी. और एल्डोस्टेरॉन के हेल्प से यहां पर क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन, तो ये आ जाएगा डी. तो सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट. क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स. स्विच ऑन द ऑस्मोरिसेप्टर्स. ADH facilitates water absorption to prevent diuresis, बिल्कुल सही. ANF causes vasodilation, बिल्कुल सही. ADH causes increase in blood pressure, बिल्कुल सही, because it acts as a vasoconstrictor. ADH is responsible for decrease in GFR, ये गलत है. तो सही ऑप्शन कौन से? B, C and D only. ऑप्शन आ गया बच्चों हमारा D. Which of the following would help in prevention of diuresis? Diuresis में कौन हेल्प करता है? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, नहीं, अंडर सिक्रीशन नहीं, ज्यादा होना चाहिए. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, इसको होल्ड पर रखते हैं हम. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेस वेसोकंस्ट्रिक्टर्स. डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय द जेजी सेल्स वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस. डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर है बच्चों, तो लॉस ऑफ वाटर में कौन प्रिवेंट कर सकता है? मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच तो नहीं हो सकता. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू द एल्डोस्टेरॉन, ये जरूर हो सकता है ना. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर वैसो कंस्ट्रिक्शन तो करवाता नहीं. डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन, इससे तो बिल्कुल काम नहीं होगा. ऑप्शन होगा हमारा इसमें बी. क्लियर है. A decrease in blood pressure volume will cause the release of. ब्लड प्रेशर अगर वॉल्यूम हमारा कम होता है तो उसकी वजह से एडीएच का सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय. एंजियोटेंसिन किससे? एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय द लिवर सेल. लिवर सेल से प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है. मैच द कॉलम. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाया जाता है बाय द मेल्फिजियन कॉर्पस्कल. ए. कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो करवाया जाता है हेनले लूप के द्वारा. ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन करवाया जाता है यूरेटर. स्टोरेज होता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक. तो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों हमारा 4, 1. 4 और 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है. 4, 1, 2 एंड 3. क्लियर है? यस. ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज. ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों होती है? हाइड्रोजन्स आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द
फिल्ट्रेट, हाइड्रोजन एक्टिवली सिक्रीट होते फिल्ट्रेट में, इसलिए ह्यूमन यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट, यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करने से क्या हो सकता है? नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव पोटेशियम आयन, reduced absorption of calcium ion from the GIT and reduced RBC production. Yes, तो इन ऑप्शंस में अगर हम हीमोडायलिसिस करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? reduced absorption of calcium ion from the GIT and reduced RBC production. ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि पोटेशियम आयन का एलिमिनेशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए ही हम ये करवा रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा डी। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स, आइटम्स मैच करते हैं अब हम इसमें। ग्लाइकोसूरिया, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ये हो जाएगा ए। गाउट, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट। रीनल कैलकुलाई, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट। एंड ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लूमेरुलाई। तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा 4, 1, 2 and 3, 4, 1, 2 and 3, ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और बॉडी फ्लूइड के एमसीक्यूज अलोंग विद द समरी ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर विच इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टिल देन, गुड लक।